अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिजनेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं सैयद हुसैन जहानिया गर्दीज़ साहब, जो सूबाई वज़ीर ज़राअत हैं। एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट हैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से, और पंजाब की इस वक्त ज़राअत की जो ज़िम्मेदारी है उनके कंधों पर है। ज़राअत के चैलेंजेस पंजाब में क्या हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गर्दीज़ साहब। वालेकुम सलाम जी। जैसे कैसा लग रहा है, आप खुद भी एग्री ग्रेजुएट हैं और पंजाब की ज़राअत की तमाम तर जिम्मेदारी और उसको बेहतर करने की आपको एक फ़राइज़ सौंपे गए हैं और आपने खुद लिए भी हैं, एक लिहाज से चैलेंज कबूल किया। कितने बड़े चैलेंजेस हैं जनाब, जैसे आपने कहा है ना, ज़राअत चूँकि पाकिस्तान की माशियत की रीढ़ की हड्डी है, और इसके साथ साथ बढ़ती हुई आबादी जो हमारी, आप जानते हैं पाकिस्तान की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और उसमें फूड सिक्योरिटी का इशू भी उसी हिसाब से तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसमें हमारी ज़राअत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात पूरी करें, और साथ साथ जो हमारा फूड इंपोर्ट है उसके बिल को नीचे ले आए, कम से कम करें, और हम अपनी ज़राअत को इस कदर खुद कफ़ील कर दें। और इसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। माजी में गो के जैसे कि पाकिस्तान 73 साल में आबादी के हिसाब से 7 गुना इजाफ़ा हुआ है, और इसी तरह ज़राअत में भी जहाँ तक हो सका वो पैदावार में इजाफ़ा किया और आबादी के साथ, लेकिन अभी भी हमारे चैलेंजेस इससे बढ़ के हैं। बल्कि हम ये समझते हैं कि हमारा पंजाब का ख़ास तौर पे ज़राअत जो है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान को वो खुराक में खुद किफ़ालत दे सकता है, बल्कि हमसाया ममालिक मिडल ईस्ट और बाकी जो ममालिक खुराक के लिहाज से पैदावार जिनकी कम है, उनमें भी ये मददगार साबित हो सकता है। ठीक, तो आपने जो अपनी तरजीहात सेट की आते ही, ये जब मिनिस्ट्री आपने संभाली ख़ास तौर पे ज़राअत की, तो उनमें अपनी प्रायोरिटीज़ आपकी क्या रहीं? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि ये अब तरजीहात क्या होंगी। तरजीहात में बुनियादी तौर पे तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दो हमारे मंसूबे होंगे, और लॉन्ग टर्म में इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। यहाँ खानेवाल और साहिवाल और दूसरे जगहों पे रंजारखां वगैरह में जिसके सेंटर्स भी थे, सीड कॉरपोरेशन, पंजाब सीड कॉरपोरेशन, और ये 73 में एक एक्ट के तहत बनी, और उसके बाद इसने क्वालिटी सीड की सप्लाई में एक बहुत अहम रोल अदा किया। लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें इतनी डिटीरिएशन हो गई है कि इसको अब रिवैम्प करने की ज़रूरत है, और इस एक्ट को हम रिविज़िट कर रहे हैं और इसको पूरी तरह रिवैम्प कर रहे हैं, ताकि ये इदारा जैसे शुरू में काम कर रहा था, न सिर्फ वैसे बल्कि उससे बेहतर आज की जो साइंटिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं सीड के हवाले से उन पे पूरा उतरे, और सीड मल्टीप्लिकेशन करके ज़िम्मेदारों तक पहुंचाए। ये एक मैंने एक सेक्टर की मिसाल दी, क्योंकि ज़राअत एक बहुत वास्ट एरिया है। इसी तरह हमारी जो रिसर्च है उसको हमने, रिसर्च हमेशा दो किस्म की होती है, एक बेसिक रिसर्च होती है और एक अप्लाइड रिसर्च होती है। बेसिक रिसर्च हमेशा गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो करते हैं ताकि बेसिक साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हों, उसमें हमने तरजीहात तय करनी है। और जो अप्लाइड रिसर्च है उसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट के इदारे, बल्कि हम चाह रहे हैं कि उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करें, उनका भी एक ख़ास रोल हो, क्योंकि दुनिया में अब अप्लाइड रिसर्च तकरीबन सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर में चली गई है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनके आप रिसर्च बजट उठा के देखें तो बिलियंस ऑफ डॉलर के उनके बजट्स हैं, और वो अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं, और उसका अल्टीमेटली उनको उनकी बिजनेस प्रमोशन में भी फ़ायदा होता है। तो इसी तरह हम भी चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर बिजनेस में लोग इन्वॉल्व हैं उनको हम अप्लाइड रिसर्च में इनकरेज करें, और वो अपने बजट में R&D के लिए स्पेशल
एलोकेशंस रखें। लेकिन ऐसा है कि आप लगते हैं कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है वो R&D के लिए पूरी तरह सपोर्टिव है एग्रीकल्चर के जितने भी स्टेक होल्डर्स, खास एग्रीकल्चर रिसर्च के हवाले से आपको सपोर्ट कहाँ मिली या कहीं गैप है? देखिए गैप थे, गैप मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। यही सीड सेक्टर, पहले भी सीड की बात हुई, दोबारा फिर आ गई है। सीड सेक्टर वैसे भी बहुत अहम है सीड सेक्टर, और हमें इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो ये सीड सेक्टर में हमारे जो गवर्नमेंट लेवल पे ब्रीडर्स थे वो कुछ वैरायटीज़ ब्रीड करते थे, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड प्राइवेट सेक्टर में चले जाते थे, कुछ बीज कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में आते थे, कुछ मिसमैनेजमेंट पिछले 15-20 साल में इस तरह के। उससे पहले हमारे जो ब्रीडर्स हैं ना, मैं उनको तो खराज तहसीन पेश करूँगा। यहाँ आप भी शायद वाकिफ़ होंगे, मुनीरुद्दीन खान, डॉक्टर ज़हूर, ये बहुत बड़े, और उनसे पहले डॉक्टर महबूब साहब थे। इन लोगों ने तो सेल्फलेसली नेशनल सर्विस की, लेकिन उसके बाद आने वाले ब्रीडर्स ने कुछ वो उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, उस तरह परफॉर्म किया, उन्होंने भी किया, लेकिन वो थोड़ा पेट की तरफ भी तवज्जो देने लग गए। तो उसके लिए कोई एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था। वक्त के साथ साथ फिर एक डिमांड आई, और उस डिमांड के साथ फिर सीड एक्ट एक नया बना, जिसमें ब्रीडर्स राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ हो, और जिसमें फिर क्वालिटी ऑफ सीड और उनकी वैरायटीज़ का की क्वालिटी को भी इंश्योर किया जाए। और बड़ा पाकिस्तान में अल्लाह की मेहरबानी से बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव सीड एक्ट मंजूर हुआ है, और मंजूर भी ये 2015-16 में वो सीड एक्ट मंजूर हुआ है। लेकिन वो और बड़ा अच्छा सीड एक्ट है वो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब हमारी कोशिश है कि हम उस पर लेटर एंड स्पिरिट अमल दरामद करें, और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो ब्रीडर्स होंगे उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके जो राइट्स हैं, या उनको जो उस एक इंसेंटिव मिलना चाहिए अपनी वैरायटीज़ पे, उसका भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। और जो बिज़नेस कम्युनिटी किसी वैरायटी को लेके अगर मल्टीप्लाई करके फार्मर तक ले जाती है, तो उनका भी तहफ़्फ़ुज़ हो, और फार्मर का भी तहफ़्फ़ुज़ हो कि जिसको जो बीज की वैरायटी बताई जाए 100% नहीं तो कम से कम 95%, 97% प्योरिटी उसमें उसी तरह की हो। और ये अब ब्रीडर एक्ट बन गया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। सही। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि फौरी तौर पे उस पर अमल दरामद किया जाए, और इसी तरह इससे एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। सही। इससे हमारी जो फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में ये आ जाता है कि हमने किन वैरायटीज़ को प्रमोट करना है, तरजीह देनी है। आप जानते हैं आपका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है, और ये खिता जहाँ गंदम के मामले में बहुत ज़्यादा पैदावार देता है, और बल्कि ये साउथ पंजाब के 3 डिवीज़न पूरे मुल्क को गंदम फीड करते हैं। उसके साथ साथ साउथ पंजाब कपास में एक्सेल करता था। सही। बहुत ज़्यादा कपास यहाँ पे उगाई जाती थी, और आज आप देखें बाहर खेतों में निकले तो आपको कहीं कहीं कपास नज़र आती है। तो हम, और कपास एक ऐसी फसल है जिसका एक तो वैल्यू चेन बहुत बड़ा है। सही। और वैल्यू चेन जितना बड़ा होगा उतने ही लोगों को ज़्यादा रोज़गार के मौके मिलेंगे। अच्छा, उतनी ही वैल्यू एडिशन होगी, और साथ साथ फिर इस पे एक्सपोर्ट में इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सही। तो जो आप जो बात कर रहे हैं सर, उसमें हम यकीनन कपास और गंदम पे बात करते हैं तफसीली, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी अपनी गुफ्तगू में सीड कॉरपोरेशन के हवाले से, और फिर सीड को। आप समझते हैं पाकिस्तान में बेहतर ज़रूरी पैदावार हासिल करने के लिए जो सीड टेक्नोलॉजी है उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम सबसे पहले कपास की बात कर लेते हैं, कपास की सीड की बात कर लेते हैं। आपने अभी बात भी की। आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को कपास का जो बहरान है उसको से निपटने के लिए ज़रूरी है कि सीड टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए? नहीं। आपने बहुत अच्छी बात की है।
ये मैं क्या समझता हूँ, हर आदमी जो भी कपास को थोड़ा बहुत जानता है वो समझता है कि अब जो साबका हमारे रिफायती तरीके थे उस तरीके से कपास हम नहीं उगा सकते। सीड कपास की जो टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में, उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया है। पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है और हमने वो टेक्नोलॉजी जब तक नई ना अडॉप्ट की हम पीछे रह जाएंगे। और कपास की ही मैं बात करूं, कपास वाहिद फसल थी जिसमें हम इंडिया से कहीं आगे थे, उसकी क्वालिटी के लिहाज से भी आगे थे और पूरी प्रोडक्शन के लिहाज से भी आगे थे। आज इंडिया 10 मिलियन बेल से 35-40 मिलियन बेल पे पहुंच गया और हम 14 मिलियन बेल से हट के 9 मिलियन बेल पे आ गए। अब तो और भी कम हो गए हैं। अब इस साल शायद 9 मिलियन बेल भी पूरी ना हो। जी। और पंजाब खासतर जो 75% कपास प्रोड्यूस करता था जी। इस वक्त तो पंजाब ये 9 मिलियन बेल भी सिंध की वजह से पूरी हो जाएगी, वरना पंजाब की तो प्रोडक्शन ऑलमोस्ट आधी रह गई है और इसको हमने एड्रेस करना है। अच्छा, वैसे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप किसको ठहराते हैं कि ये कपास की पैदावार में ये डिक्लाइन आ रहा है, ये आया है, जिम्मेदारी किस पे है? मैंने अर्ज़ किया ना कि इसमें हमने जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की और इसमें गवर्नमेंट का मेजर रोल होता है। मॉन्सेंटो के साथ एक वक्त में नेगोशिएशन चलती रही टेक्नोलॉजी के लिए और मॉन्सेंटो से नेगोशिएशन ऑलमोस्ट फाइनल हो गई थी और फिर यकायक मालूम हुआ कि वो सारी नेगोशिएशन कैंसिल हो के तो हमने वो एग्रीमेंट उनके साथ नहीं किया। हमने कहा कि टेक्नोलॉजी के लिए इतनी प्राइस हम मांग रहे हैं हमारे से, और उस वक्त अगर हमने इतनी प्राइस पे की होती तो आज उससे पता नहीं कितने गुना हम ज़्यादा मुनाफा हासिल कर चुके होते। क्यों नहीं हुआ था उस वक्त, आपको अंदाजा? ये पॉलिटिकल इश्यूज है। अच्छा, इसका मतलब कि सियासी फैसले असरअंदाज हुए हैं। गवर्नमेंट ने ही फैसला करना था ना। उस वक्त की गवर्नमेंट ने नेगोशिएशन की, एक टर्म सेटल की और फिर बैकआउट कर दिया। अब क्या रुकावट है? उसमें मैं अगर ज़्यादा ब्लंटली बात करूं तो गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए मुख्तलिफ लॉबीज़ काम करती हैं और वो करती हैं, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी से कुछ लॉबीज़ को शायद फ़ायदा ना होता, नुकसान, तो उन्होंने ही अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कन्विंस किया ना कि ये ना करें। सही। उसका नुकसान पाकिस्तान की, उसका नुकसान पाकिस्तान ज़राअत को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की मईशत को हुआ, पाकिस्तान की ज़राअत को हुआ, पाकिस्तान के किसान को हुआ, ओवरऑल पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना। तो अब हम वो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह गए। और फिर ये भी अब ये टेक्निकल बातें हो जाएंगी अगर मैं उस तरफ चल पड़ा तो। नहीं, हम टेक्निकल बात ही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और वो हमने ऑफिशियल चैनल से तो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं की, अनऑफिशियल चैनल से हम कोई बीज कोई जेब में डाल के ले आया, कुछ किसी तरह ले आया, कोई किसी ने आके यहाँ मल्टीप्लाई की। अच्छा, जीन ये बेसिकली डिफरेंस आ रहा था कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें मैं पहली बात बता दूँ, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना कपास का, वो ये है कि हमारे जो इंसेक्ट्स हैं स्प्रेइंग कर के हमने उनको इम्यून कर दिया। अब हम स्प्रे करते हैं तो वो इंसेक्ट मरता नहीं है, या उसमें मरता है तो बहुत थोड़ी मकदार में मरता है, फिर वो मल्टीप्लाई कर जाता है। अभी आप पिछले साल ज़िम्मेदार ऐसे भी हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 स्प्रे किए लेकिन कीड़ा नहीं मारा। अच्छा, फिर अब उसके लिए उसका हल था जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, जिसमें इंसेक्ट के अगेंस्ट पॉइजनस मटेरियल था और इंसेक्ट उसको खा के मर जाता था। अच्छा, वो हमें यहाँ इंट्रोड्यूस ना किया गया। वो कुछ लोग अच्छा, आप ये समझते हैं कि ये साइंटिस्ट की नाकामी है?
साइंटिस्ट की नाकामी समझते हैं आप ये इसको? पॉलिसी के लिए पॉलिसी की नाकामी, पॉलिसी इशू है। पॉलिसी इस पे बात करते हैं। हाँ। नाज़रीन, लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देज़ी साहब से, और ब्रेक पे जाने से पहले उनसे बात हो रही थी कि इस वक्त कपास की फसल को जिस बहरान का सामना है उसकी एक बड़ी वजह वो बीमारियां हैं, वो गुलाबी सुंडी है जो इस वक्त इस फसल को काफ़ी उसने डैमेज किया है, उस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो सका, उस पर बात हो रही थी। सैयद हुसैन जहानिया गर्देज़ी साहब, अब आप समझते हैं कोई होप है कपास में? देखिए, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। मैं एक कॉम्प्लेक्स इशू को मैं सिंप्लीफाई करके आपको 2 लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। अब इसका हल 2 हैं सर। एक हल तो ये है कि जो पेस्टिसाइड हम स्प्रे कर रहे हैं सर, ये तमाम के तमाम पेस्टिसाइड डिस्कार्ड कर दिए जाएं, नए केमिकल्स, नई किस्म की जहरें जिनमें हो वो इंट्रोड्यूस किए जाएं जिनके अगेंस्ट हमारे इंसेक्ट में मुदाफ़ियत नहीं है। दूसरा इसका हल ये है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन ऐसी ले आएं जो टॉक्सिक हो इन इंसेक्ट के अगेंस्ट। ये 2 सिंपल तो ये आप समझते हैं कि वो वैरायटीज़ लेकर आई जाएं, उसमें कितना अर्सा लग सकता है, या उस पर काम हुआ है, या आपको कोई होप है कि उसमें ऐसी वैरायटी आ सकती है? देखिए, मैंने ये 4 संभालते साथ ही बाहर से, जो कि पहले मॉन्सेंटो ये कॉटन टेक्नोलॉजी में आगे थी और इसके पास सारा टेक्नोलॉजी थी जिसको अब बायर ने टेक ओवर कर लिया। तो अभी मेरी बायर से बात हुई है, उसमें वो साबका मॉन्सेंटो के लोग भी मौजूद हैं उसमें, जॉब्स वगैरह जो कर रहे हैं। सही। और उनसे मेरी अभी टेक ओवर करने के बाद मीटिंग हुई है, बड़ी डिटेल मीटिंग हुई है मेरी। अच्छा। और वो गवर्नमेंट सेक्टर से इतने दिल बर्दाश्त हैं कि वो कहते हैं हम तो गवर्नमेंट सेक्टर से काम ही नहीं करना चाहते। सही। तो मैंने उनको कहा भले आप गवर्नमेंट सेक्टर से काम नहीं करना चाहते, ना करें, आप प्राइवेट सेक्टर से काम करें। सर, बेशक आप प्राइवेट सेक्टर को टेक्नोलॉजी दें, उनसे काम करें, उनके साथ आप अपना बिजनेस प्लान वर्कआउट कर लें, हम आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे इसमें भी, ताकि हमारा मकसद ये है कि हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी आ जाए, बजाय हम लड़ते रहें कि जी गवर्नमेंट सेक्टर में आए, प्राइवेट सेक्टर में। और ये टेक्नोलॉजी जो भी लाएगा वो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट भी वो उठाएगा। तो इसलिए हमने, और अब रिसेंटली अब कुछ टेक्सटाइल ग्रुप्स वालों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है सनीफा के नाम से। अच्छा। और वो सीट पे काम करना चाह रहे हैं और उनका बायर के साथ कुछ मामला चल रहे हैं। मैंने सनीफा को भी कहा है और बायर को भी कहा है। मैंने कहा भले आप जो भी आपकी आपस में टर्म्स तय होती है आप आपस में तय कर लें, हम आपको सपोर्ट करेंगे कि आप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराएं, हम आपके साथ आ रहे हैं, ताकि वो कॉटन जो एक वक्त में पाकिस्तान की प्राइड थी वो हम रिवाइव कर सकें। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, कॉर्पोरेट सेक्टर आपने डाल रहे हैं, टेक्सटाइल मिल्स अब उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा आम ग्रोअर, छोटे ग्रोअर को रहते हैं कि वो प्रॉफिट कमाएगा, महंगा बीज उसे मिलेगा और चीज़ें होंगी। तो इस तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से आपके ज़हन में क्या, आप उसको क्या जवाब देंगे आम ग्रोअर को? देखिए, महंगा बीज भी जो देगा ना, पहली बात तो यह है कि उसको भी ये मालूम होगा कि मैं उस हद तक इसको महंगा करूं जिस हद तक काश्तकार के लिए भी ये दिलचस्पी का बायस रहे और काश्तकार की प्रॉफिटेबिलिटी और उसके लिए अफोर्डेबल भी हो। प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो वो मेरा बीज लेगा। बिल्कुल सही है। इसलिए ये एक इक्विलिब्रियम इस किस्म का आ जाएगा। और उसकी मैं मिसाल आपको मेज़ के बीज की देता हूँ। मेज़ में हमारी प्रोडक्शन अल्लाह की मेहरबानी से पिछले चंद सालों में अगर किसी क्रॉप में हमने ग्रोथ दी है तो वो मेज़ है। और मक्की की ग्रोथ की बुनियादी वजह ये है कि
यही मॉन्सेंटो और पायनियर, ये दो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने हाइब्रिड सीड इंट्रोड्यूस कराया, और वो हाइब्रिड सीड से अब काश्तकार अल्लाह की मेहरबानी से 100 मन से ज़्यादा फी एकड़ मक्की हासिल कर रहे हैं। सही। तो इसलिए वो एक लेकिन मार्केटिंग का जो एक प्रेशर होता है ना, वो भी होगा, और उसके साथ अगर कोई किसी लेवल पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत हुई तो हम वो भी कर सकते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि ये वर्केबल है? दूसरी एक, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, इसमें एक और भी बहुत एक अहम फैक्टर है। महंगे बीज को हम आज अगर नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए काश्त करें, नए एडवांस किस्म के प्लांटर्स लें, तो हम जितना बीज डाल रहे हैं फी एकड़, हम उससे आधे बीज से बेहतर पैदावार ले सकते हैं। सही। और ये भी फैक्टर्स हैं जिनको पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो आप समझते हैं कि सनीफ़ा की आपने बात की और एक बायर की आपने बात की, आप समझते हैं कि इनके दरमियान जो बातचीत चल रही है, हुकूमत फुली सपोर्टिव है दोनों तरफ? जी जी, हुकूमत एनकरेज कर रही है? हाँ जी, मैंने तो जब से इस मिनिस्ट्री का चार्ज संभाला है, पिछले कुछ अर्सा तो मेरा वो बीमारी में गुजर गया, लेकिन जैसे ही चार्ज संभाला था मैंने इनको पूरी तरह श्योर कराया था। अगले सीज़न से पहले कोई आप बड़ा ब्रेक थ्रू देख रहे हैं इसमें? जी इंशाल्लाह हम देख रहे हैं। ये ज़रूरी टेक्नोलॉजी जो है, आप जानते होंगे कि एक वैरायटी को डेवलप करने के लिए 10-10 साल लग जाते हैं। बिल्कुल। और अगर सही, लेकिन हम कहीं से स्टार्ट तो करें ना सर। लेकिन ये अभी इंशाल्लाह मैंने शुरू में बात की थी कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की, तो जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं हम उनको पूरा करने के लिए तो कोशिश करेंगे। और उसमें भी बहुत सारा, ये अक्सर लोग इंडिया के जी वो एग्रीकल्चर बेहतर है, ये है, हम मवाजना करते हैं, मवाजना करते रहते हैं। मैं एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंसेस इंडिया में अटेंड किए हैं काफ़ी सारा। मैंने इंडियन पंजाब का एग्रीकल्चर, और इंडियन पंजाब ही लीडिंग है प्रोविंस एग्रीकल्चर का। तो हमने देखा है, हमने महसूस किया है कि वो कोई हमारे से इतने आगे नहीं है। वो उनकी पॉलिसी ऐसी है कि वो प्रोडक्शन बेस्ड पॉलिसी है। वो काश्तकार को इनपुट के हवाले से इस तरह फैसिलिटेट करते हैं कि काश्तकार की एवरेज यील्ड जो है वो नहीं गिरने पाती। हमारे यहाँ एक काश्तकार इंडिया के बराबर यील्ड ले रहा होता है और एक काश्तकार बहुत कम यील्ड ले रहा होता है। उसके 2-3 किस्म के फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर तो ये होते हैं कि वो उसके पास पैसे नहीं होते कि वो वक्त पे खाद दे सके, वक्त पे स्प्रे कर सके, वक्त पे काश्त कर सके, वो लेट कर बैठता है या नहीं कर पाता, इसलिए उसकी यील्ड नीचे चली जाती है। इसके बरक्स इंडिया का जो सिस्टम है वो प्रोडक्शन फोकस्ड है, और वो काश्तकार को ये मसला नहीं होता कि मेरी जेब में पैसे हैं नहीं हैं, मैंने काश्त कैसे करनी है। यही एक की डिफरेंस है इंडियन एग्रीकल्चर और पाकिस्तानी एग्रीकल्चर में। और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अब गवर्नमेंट का ऐसा सपोर्टिव रोल हो जिससे कि ये डिफरेंस ना हो, और हमारी जो एवरेज ड्रॉप हो जाती है, हमारा जो प्रोग्रेसिव जिम्मेदार का और एवरेज का जो डिफरेंस आ जाता है वो ना आए। लेकिन गवर्नमेंट से आमतौर पे हमारे मुश्तरका दोस्त खालिद खोकर साहब भी बात करते रहते हैं। वो कहते हैं जितना इंसेंटिवाइज इंडियन गवर्नमेंट अपने फार्मर को करती है, हमारी गवर्नमेंट अपने फार्मर को उतना नहीं कर रही होती। उसके तहफ़्फ़ुज़ात जो होते हैं, जो उसको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए वो नहीं मिलता। इस मिसट्रस्ट को कैसे दूर करेंगे? देखिए ये बिजनेस मॉडल है ना, 2 डिफरेंट। दुनिया में अक्सर मालिक में एग्रीकल्चर जो है उसको सब्सिडाइज किया जाता है, और ये सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर की पॉलिसी होती है। और यहाँ पे एक मैं आपको इंटरेस्टिंग मिसाल देता हूँ। यहाँ हम कहते हैं कि जी जिस इंसान की इनकम $2 से कम है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। सही जी। और हम समझते हैं कि $2 से अगर थोड़ा सा ऊपर कमा लेता है तो वो खुशहाल। यूरोप में तो $2 एक गाय को मिलते हैं डेली सब्सिडी के तौर पर। सही।
फ़र्क है। जी, इतना डिफरेंस है ना। इसी तरह हमारा जो एग्रीकल्चर है ना, ये शुरू में सब्सिडाइज्ड होता था, जैसे इंडिया में है या बाकी कई ममालिक में है। फिर एक वक्त ऐसा आया जहाँ पे हमारे प्लानर्स ने एग्रीकल्चर में से सब्सिडीज विड्रॉ करना शुरू कर दी, सही। टोटली विड्रॉ कर दी। और एक स्टेज ऐसी आई कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी किस्म की कोई सब्सिडी नहीं थी। और फिर उसके बाद ये भी हुआ कि तमाम एग्रीकल्चर इनपुट्स पे सब्सिडी देने की बजाय उस पर जीएसटी लगा दी गई। सही। हालांकि इकोनॉमिक हमें ये कहती है, इकोनॉमिक थ्योरी हमें ये कहती है कि जीएसटी एंड प्रोडक्ट पे लगाई जाए। सही। मैंने अगर ये वेस्ट कोट पहनी है तो मैं इस पे जीएसटी अदा करूँ, कॉटन पे नहीं, ना कि रॉ कॉटन पे, इसके रॉ कॉटन पे जीएसटी लगाऊं, या रॉ कॉटन उगाने के लिए जो मैं खाद लूँ उस पे जीएसटी लग जाए, या मशीनरी में खरीद करूँ ज़राअत करने के लिए उस पे जीएसटी लग जाए। तो चूँकि हमारे यहाँ एक सिस्टम ऐसा है, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो रिटेलर है ना वो नॉन कोऑपरेटिव है जीएसटी के मामले में। सही। इसलिए हुकूमतें फिर आसान तरीका ये सोचती हैं कि वो सोर्स पे जीएसटी लगा देती हैं, क्योंकि हुकूमत को तो अल्टीमेटली रेवेन्यू चाहिए होता है। सही। तो ये ऐसे इश्यूज हैं जिन पे डेलिब्रेशंस की ज़रूरत है, तो ये इंशाल्लाह। लेकिन आप समझते हैं कि फार्मर और हुकूमत के दरमियान जो एक मिसट्रस्ट सा रहता है कि वो उसकी टेक केयर नहीं कर रही हुकूमत, वो गैप आपकी हुकूमत के दौर में कहीं कम होगा, या समझते हैं कि किसी हद तक आप अपना रोल प्ले करेंगे? जी, ये तो पहली बात है ना, बुनियादी बात है। अगर मैं बहैसियत वज़ीर के काश्तकारों को एक ट्रस्ट नहीं दे सकता तो मैं उनसे इन रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करूँगा? ये एक मिसट्रस्ट का एक पहलू रहा है माजी में। सही। वो, और उसकी वजह ये भी होती थी कि गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स होती थी सब्सिडीज़ के लिए और इश्यूज़ पे, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, फिर वो उसको पूरा ना किया या डिले कर दिया, और जिसका इफ़ेक्ट फिर ना आया। तो ऐसे फैक्टर्स को हमें अल्टीमेटली ओवरकम करना चाहिए। इसमें बात जारी रखते हैं नाज़िम, लेकिन छोटी सी एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं सैयद हुसैन जहानिया गर्दी साहब से, जो सूबाई वज़ीर ज़राअत हैं। और गर्दी साहब, हमने बड़ी डिटेल बात की कॉटन पर, सीड पर, पॉलिसीज़ पर, लेकिन सबसे हमारे यहाँ गंदम है। गंदम, आपने फूड सिक्योरिटी की खुद बात की, गंदम हमारे यहाँ पैदा हुई, लेकिन जैसे ही फार्मर के हाथ से निकली उसका रेट काफ़ी हाई हो गया। इसके ऊपर फार्मर्स में काफ़ी अनरेस्ट सा भी आया, बेचैनी भी हुई, और अभी तक मौजूद है। बहरहाल, आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा अब जो गंदम अब दोबारा उगाई जा रही है, उसका जो सपोर्ट प्राइस, आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं, और आप समझते हैं कि किस हद तक आप फार्मर की तवक्को पे पूरा उतर रहे हैं? देखिए, ये एक ट्रिकी इशू है। जो हमारे अर्बन दोस्त हैं वो चाहते हैं कि कम से कम इसके रेट तय हो ताकि अर्बन पॉपुलेशन को सस्ता आटा और सस्ती रोटी मिले। आटा और सस्ती रोटी मिले। और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि इसको इनमें इतनी मार्जिन हो कि ज़िम्मेदार खुशी से कदम लगाए। हमारे यहाँ जो रिवायती क्रॉपिंग पैटर्न था ना, उस क्रॉपिंग पैटर्न में गंदम बड़ी आसानी से एडजस्टेड थी। ज़्यादातर जो मेजर क्रॉप्स थी, चावल के बाद भी गंदम लोग लगा लेते थे, और कपास के बाद भी लोग गंदम लगा लेते थे। अब वक्त आने के साथ एक तो कपास में क्राइसिस आया, इसलिए कपास की काश्त कम हुई, उसको रिप्लेस किया और क्रॉप्स ने, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मक्की में हमने खासी प्रोग्रेस की है।
मक्की की 2 फसलें आ रही हैं अब साल में। 2 फसलें आ गई, मक्की की ऐसी फसल आ गई जो गंदम को रिप्लेस करने लगी। तो इस वजह से फिर कनोला इंट्रोड्यूस हो गया, और फिर इस तरह से हमें गंदम की पिछले कुछ सालों में एकरेज कम हुई थी। सही। बाकी हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, हमने भी वक्त के साथ अपनी पैदावार बढ़ाई है, और उसमें हमें मज़ीद इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, और हमें यहाँ पे अपने साइंसदानों को भी इनकरेज करने की ज़रूरत है। और मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ, आज मैं आपके चैनल की वसादत से ये कर दूँ, ये मैक्सी पाक का नाम आपने सुना होगा, जिसने गंदम की पैदावार में रेवोल्यूशन लाई और एकदम इतनी बढ़ा दी। तो उस मैक्सी पाक पे काम मैक्सिको से लफ्ज़ लिया गया, पाक पाकिस्तान से लिया गया, और ये बुरलॉग था वहाँ मैक्सिकन साइंटिस्ट, और डॉक्टर बाजवा था पाकिस्तानी साइंटिस्ट। वो बुरलॉग को तो नोबेल प्राइज़ मिल गया, और डॉक्टर बाजवे का आज नाम भी कोई नहीं जानता। सही। तो इस तरह अब हमें इनकरेज करना हमें है, अपने साइंटिस्ट की भी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, और हम इंशाल्लाह अब अभी जैसे नई वैरायटीज़ आई हैं, तो इंशाल्लाह इसमें भी बेहतरी लाएंगे। और फिर वो जो शुरू में बात मैंने की थी, जो एवरेज में गैप आ जाता है, उस गैप को भी हमने कम करना है। आपने फी एकड़ पैदावार के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन आपने मेरी सवाल का जवाब बहरहाल नहीं दिया। वो ये कि सपोर्ट प्राइस के लिए पंजाब की सिफारिशात क्या हैं फेडरल गवर्नमेंट? जी, पंजाब की सिफारिशात जो हैं, मैंने शुरू में बात की, फिर वो दूसरी तरफ चली गई। पंजाब हमारे महकमे ने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली है ना गंदम की, वो 1580 रुपये फी मन ज़मींदार को कॉस्ट करती। सही। और उस हिसाब से हमने इसकी जो प्राइस रिकमेंड की थी, वो 1750 रुपये, ताकि ज़मींदार को कुछ मार्जिन भी बीच में ठीक है मिल जाए। सही। तो फिर कुछ कैबिनेट कमेटी में बहस व तमीज़ के बाद हमने पंजाब ने इनिशियली 1650 रुपये, चूँकि अर्बन का प्रेशर था, रिकमेंड की। लेकिन बाद में फिर हमारी चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई, फिर हमने रिवाइज करके फेडरल गवर्नमेंट को 1800 रुपये रेट कर दिया। अब आपने आखिरी 1800 की सिफारिश की है। आपके मुकाबले में सिंध ने 2000 कर दी। ये कुछ सियासी गेम है या वाकई? हकीकतन अगर देखें ना, सिंध ने सियासत प्ले की। तरीकाकार ये है कि चारों सूबे में जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देते। सिंध ने अपनी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी। फेडरल गवर्नमेंट और सिंध से रिकमेंडेशन मांगती रही, फेडरल गवर्नमेंट को सिंध ने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी। पंजाब ने रिकमेंडेशन दी, केपी ने रिकमेंडेशन दी, बलूचिस्तान से भी रिकमेंडेशन आई। बलूचिस्तान से 1850 की आई थी, केपी की 1750 से आई थी। सिंध ने अपने कार्ड्स होल्ड किए, कोई रिकमेंडेशन नहीं दी। जब सारे सूबों की रिकमेंडेशन आई, फिर फेडरल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में डिस्कस हुआ, फिर कुछ जब फेडरल गवर्नमेंट ने एक कोई अपना डिसीजन अनाउंस किया, उसके बाद उन्होंने 2000 रुपये अनाउंस कर दिया, ताकि वो एक उन्होंने अपने ग्रोअर को खुश करने की कोशिश, ग्रोअर को खुश करने के लिए, और दूसरा ओवरऑल एक इंस्टेबिलिटी प्राइस में क्रिएट करने के लिए। सही सही। तो अब आपने ये कहा है कि 1800 आपकी रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट के पास, फैसला उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला, पहला फैसला तो उनका 1650 का है। आप देखें रिवाइज करते हैं क्या करते हैं। अच्छा, बात हो रही होती है कि फी एकड़ पैदावार गंदम की पंजाब में कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, क्या मैनेजर स्टेप्स लिए जाने चाहिए? पंजाब में भी जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर है ना, वो 50 मन तो ले रहा है ना, लेकिन पंजाब की एवरेज पैदावार 30 मन आती है। एवरेज 30 मन है, और ये फ़र्क है बहुत, ये फ़र्क है।
और इस फ़र्क की वजह यही है जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन की है कि एक तो हमारे काश्तकार को वक्त पे कभी उसकी जेब में पैसे नहीं होते, कभी उसको बीज सही नहीं मिलता। बीज हम जो है हम सर्टिफाइड बीज जो है वो हम 20% प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इसमें एक इजाफा करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफाइड सीड मिले। इसके अलावा टाइम पे उसको इनपुट्स मिले, खाद टाइम पे मिले उसको। अगर सर्दियों में जैसे बंदी आती है नहरों में, तो उस वक्त उसको अगर पानी लगाने की ज़रूरत है तो उसको पानी वक्त पे मुयस्सर हो जाए। अच्छा, ये सारी बातें अपनी जगह पे। और इसके साथ साथ जो दूसरा एक फैक्टर है जी सर, वो ये है कि हमारे यहाँ जो बरानी गंदम काश्त होती है ना सर, उससे भी हमारी एवरेज इफेक्ट होती है। वही आके एवरेज को ख़राब करती है। वो आके एवरेज को नीचे ले जाती है। अच्छा, लेकिन फार्मर इस दफ़ा शिकायत कर रहा है कि उसे गंदम का बीज नहीं मिल रहा या प्राइवेटली महंगा मिल रहा है। इस दफ़ा हुकूमत ने क्योंकि सारी गंदम उठाई और फार्मर को भी नहीं रखने दी अपने पास, ग्रोअर को भी अपने पास नहीं रखने दी। अब उसके पास वही फार्मर जो अपना बीज गंदम बेच कर वही महंगा सीड ले रहा है उसे जी जी। इसमें थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है और थोड़ा सा मार्केट में प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादती भी है। मानते हैं आप प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादती है? जी जी, ज़्यादती। एक्चुअली हमने कोशिश की थी कि गंदम का बीज जो है ना इसकी कीमत कम रखें ताकि लोग ज़्यादा इनकरेज हों और गंदम काश्त करें। और हमने सर्टिफाइड सीड 2850 रुपये फी 50 kg सर्टिफाइड सीड और 2950 रुपये 50 kg बेसिक सीड की प्राइस रखी सीड कॉरपोरेशन ने। तो अच्छा, उससे ये हुआ है कि ये प्राइस आजकल 50 kg की ओपन मार्केट में गंदम की कीमत भी आम पिसाई वाली गंदम की कीमत भी तकरीबन इतनी बन बिल्कुल जाती सही। तो इसलिए, लेकिन हमने तो इनकरेज करने के लिए ये किया। प्राइवेट सेक्टर के पास बीज इस साल पिछले साल से ज़्यादा था। ये भी एक मिसकंसेप्शन है आपको। टोटल ओवरऑल हमारा जो बीज की रिक्वायरमेंट थी ना पिछले साल से इस साल हमारे पास ज़्यादा थी, सीड कॉरपोरेशन के पास भी और प्राइवेट सेक्टर के पास भी। लेकिन चूँकि ये सस्ता बीज था ये तेज़ी से निकला और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने अपना बीज होल्ड किया जी। लोगों ने सस्ता बीज जब ले लिया तो फिर प्राइवेट सेक्टर ने अपनी मनमानी कीमत अनाउंस की और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि मुझे भी कोरोना हो गया और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को भी कोरोना हो गया। वो हम दोनों की एब्सेंस जो है उसमें हम कोई सही मैकेनिज्म ना दे सके। चेक नहीं आया आपका उसके ऊपर पूरी तरह उसमें हम ये भी मैं थोड़ा सा हमारी गैर हाजिरी का भी ये फैक्टर उसका फ़र्क पड़ा है। सही। अच्छा, पंजाब में हमने गंदम, कपास, मक्के के हवाले से बात कर ली, लेकिन अब पंजाब में सबसे इम्पॉर्टेंट एक और फ्रूट एंड वेजिटेबल की जो मार्केट है उसको किस हद तक पोटेंशियल देख रहे हैं, उसको किस हद तक आप इनकरेज कर रहे हैं? पर फ्रूट में तो आपने देखा कोई अच्छा एक पोटेंशियल है और अच्छा मार्केट में अवेलेबल होता है फ्रूट। ख़ास तौर पे पंजाब में फ्रूट प्रोडक्शन हमारी कोई इतनी उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन वेजिटेबल एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है और उसमें दो फैक्टर्स हैं सर। एक तो उसमें जो सबसे अहम फैक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है सीड का। वेजिटेबल का 95% सीड इंपोर्ट होता है। सही। हम अपने मुल्क में वेजिटेबल सीड को प्रमोट ही नहीं कर सके। सही। और ये ऑफिशियल चैनल और अनऑफिशियल चैनल से ये बीज आता है।
नहीं, उसके नताइज तो बड़े अच्छे आ और रहे हैं उसके प्रोडक्शन वाइज। प्रोडक्शन पे भी मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन आज बाहर से बीज आना बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे? सही, ये तो एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। बिल्कुल सही। हाँ, तो हम इसलिए चाहते हैं कि वेजिटेबल सीड में हमें एक मेजर हेडवे करने की ज़रूरत है, जिस पे इंशाल्लाह हम काम करेंगे। दूसरा जो अहम फैक्टर है, आजकल आप जानते हैं कि ट्रेंड ऐसा आ गया है कि आजकल वो सीज़न वाला हिसाब नहीं रहा। टनल फार्मिंग की वजह से। टनल फार्मिंग इंट्रोड्यूस हुई, उसमें सीज़न का। अच्छा, फिर माजी में हुकूमतों ने इंडिया से इंपोर्ट खोल दी, सस्ती, उन्हें लगा कि जी सस्ता आलू मिल जाएगा, सस्ती टमाटर मिल जाएगा, सस्ती सब्ज़ी मिल जाएगी, तो पब्लिक हमारे से खुश रहेगी। ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन उन्होंने किया, जिसका इन द लॉन्ग टर्म मुल्क को नुकसान हुआ। और उसमें ये हुआ कि जैसे शुरू में हमने बात की थी कि इंडियन एग्रीकल्चर, आपने खुद भी कहा था कि इंडियन एग्रीकल्चर सब्सिडाइज्ड है बहुत ज़्यादा। सही। तो वो सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर का हमारा फार्मर मुकाबला नहीं कर सकता। और उस ज़माने में टनल फार्मिंग पे जितनी इन्वेस्टमेंट हुई हमारे से, वो रिडंडेंट हो गई, क्योंकि हमारा टनल फार्मर जो है वो इंडियन वेजिटेबल का मुकाबला फिर भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए उन्होंने टनल्स उठा के फेंक दी, कोई कबाड़ को दे दी, और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा रेट नहीं मिला उसे। अच्छा, सेटबैक आया टनल फार्मिंग में। तो इस वजह से भी हमारी वेजिटेबल प्रोडक्शन कम हुई। अब जबकि हम तो हमेशा इस बात के एडवोकेट सी करते थे कि इंडिया से इस तरह इंपोर्ट आप जब करते हैं तो पाकिस्तानी फार्मर, इंडियन एग्रीकल्चर सब्सिडाइज्ड है, पाकिस्तानी एग्रीकल्चर उस तरह का सब्सिडाइज नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी फार्मर उसके साथ compete नहीं कर रहा। आप पाकिस्तानी इंडियन फार्मर को आप एज दे रहे हैं मुकाबलतन पाकिस्तानी फार्मर के। तो ये बातें जब हम उस वक्त करते थे, और फिर हमारे शोर मचाने पे अल्टीमेटली इंडियन इंपोर्ट पे बैन भी लगा। अच्छा, आप, आखिरी सवाल, आप पंजाब के सेक्रेटरी ज़राअत हैं और आपके पास इस वक्त 2 सेक्रेटरीज़ हैं, एक साउथ पंजाब सेक्रेटरी है एग्रीकल्चर का और एक पंजाब का जो लाहौर में बैठते हैं। आपके लिए काम करना आसान हो गया है या ब्यूरोक्रेसी को के साथ हैंडल करना मुश्किल हो गया? देखिए, अभी तो जो साउथ पंजाब के सेक्रेटरी हैं वो रूल्स ऑफ बिजनेस अमेंड हो रहे हैं। अब उनको जो पावर्स ट्रांसफ़र होनी है अभी नहीं हुई। बाकी ये एडवांटेज हमें हो गया है कि एक सीनियर ऑफिसर हमें यहाँ पे अवेलेबल होता है, जिसके थ्रू हम ज़रा मॉनिटरिंग और बाकी जिन इश्यूज़ को पुश करना होता है उसको बेहतर तरीके से पुश कर लेते हैं। बाकी वो डिवीजन अभी तक हुई नहीं है, अभी तक तो वही लाहौर से ही सारा मामला चल रहे हैं, वहीं से। अच्छा, आखिरी मैसेज आप पंजाब के और ख़ास तौर साउथ पंजाब के फार्मर्स को, ग्रोअर्स को, या एग्री बिजनेस से रिलेटेड इंडस्ट्री को क्या देना चाहेंगे कि उन्हें कितनी होप होनी रखनी चाहिए कि आने वाले दिन, आने वाले महीने, आने वाले साल यकीनन उनके लिए अच्छे होंगे? ये इंशाल्लाह बस्तर है शजर से उम्मीदें बहार रख, ये इंशाल्लाह होप से ही ये दुनिया चलती है और दुनिया कायम रहती है। होप तो यकीनन रखनी चाहिए। और मौजूदा हुकूमत जो है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब और उनकी हिदायत के मुताबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी इस वक्त एग्रीकल्चर पे जो तवज्जो दे रहे हैं, तो उससे यकीनन बेहतरी आएगी और बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया हुसैन जानी गदीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, रूही के प्रोग्राम एग्री बिज़नेस को आपने वक्त दिया। हुसैन जानी गदीर साहब से हमारी बात हो रही थी और उन्होंने कुछ मसाइल का भी जिक्र किया, कुछ चैलेंजेस उन्होंने बताए, और साथ ही ये उम्मीद कि उनकी जो हुकूमत की कारकर्दगी है उसका फ़ायदा एग्री बिज़नेस से मुतल्लिक़ तमाम फ़रीक़ैन को होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान जमशेद ज़वानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।